हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं अपनी टेक्निक, वही इलॉजिकल जो टेक्निक है, उसी से कारो 2016 के जो हमारे 16 पॉइंट्स हैं उसको याद करने की कोशिश करेंगे। शुरू में आपको लगेगा बहुत इलॉजिकल, बहुत अजीब से पॉइंट हैं, बहुत अजीब सी मैं बातें करूँगा, लेकिन इसके लास्ट तक, यानी कि ये जो पूरी वीडियो के लास्ट तक हमें सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे और अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे नवंबर 2016 के अंदर कारो 2016 एप्लीकेबल है। कारो 2016 के अंदर 16 पॉइंट्स हैं और वो 16 के 16 पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए कि कौन से पॉइंट कौन कौन से हैं, विद क्लॉजेज याद होने चाहिए। ठीक है, क्लॉजेज वही है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो 16 हमारे क्लॉजेज हैं। तो उसको याद करने के लिए एक छोटी मैंने स्टोरी बना रखी है, बहुत अजीब सी स्टोरी है, बहुत इलॉजिकल है बट अफेक्टिव है। लास्ट तक हमें वो याद हो जाएगा, मैं आपको याद भी कराऊंगा, आपको मैं चेक भी कराऊंगा कि वो चीज़ें हमें याद हो गई हैं, वो सारी चीज़ें हमें। तो शुरू करते हैं। इमेजिन करते हैं, सबसे पहले तो कारों के अंदर ऑडिटर है हमारा। मान लेते हैं ऑडिटर एक जगह गया ऑडिट करने के लिए, और वो क्या करता है, वहाँ की एक बिल्डिंग को अपने हाथों से उठा लेता है। ये सारी पिक्चर आपको अपने दिमाग में बनानी पड़ेगी, माइंड में क्रिएट करनी पड़ेगी। एक बिल्डिंग को उसने पूरे अपने हाथ से उठा लिया और दोनों हाथों से उसको उठा के वो हिला रहा है, बिल्डिंग को हिला रहा है जैसे कि खाली कर रहा हो, और उसमें से कुछ डब्बे निकलते हैं, कुछ डब्बे निकलते हैं। ये हमारे डब्बे हैं इन्वेंट्री, ये हमारे डब्बे हैं इन्वेंट्री। इन डब्बों में से कुछ लोग बाहर आ रहे हैं, इन डब्बों में से कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं। अब ये जो लोग निकल रहे थे ये डांस करने लग जाते हैं। अपने दिमाग में हमें एक फिगर बनानी पड़ेगी कि ये लोग निकले बहुत सारे और ये यहाँ पे डांस कर रहे हैं, और ये जो ऑडिटर है ये इनके ऊपर नोट लुटा रहा है, इनको पैसे दे रहा है, यानी इनको पैसे दे रहा है, डॉलर्स रुपीस ये दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। और ये क्या कर रहे हैं, ये जो पैसे इन लोगों को मिल रहे हैं, एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है जिसका बड़ा सा मुंह है। ये क्या कर रहे हैं, इसका बड़ा सा मुंह है और इसमें ये अपने पैसे डालते जा रहे हैं, अपने डॉलर्स, अपने रुपीस, ये इसके पेट में जा रहे हैं। और इस पर्सन का नाम है स्पेसिफाइड पर्सन, इस पर्सन का नाम है स्पेसिफाइड पर्सन। अब क्या हुआ, ये इनको पैसे दे रहा है, ये यहाँ पैसे डाले जा रहे हैं और इसका पेट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इसका पेट बढ़ बढ़ के फट जाता है, फट जाता है इसका पेट। और इसके पेट में से SBI, इसका जब पेट फटता है तो इसमें से कुछ पैसे निकल के 76 रुपीज़ निकल के, यानी 76 रुपये निकल के इन तीनों बैंक के अंदर चले जाते हैं, इन तीनों बैंक में, चारों बैंक में चले जाते हैं, SBI, कोटक, PNB, यानी कि यहाँ से निकले और ये चले गए। यानी एक इमेज बनानी पड़ेगी दिमाग में। अगर मैं रिपीट करूँ तो कि ऑडिटर गया, उसने बिल्डिंग हिलाई, बिल्डिंग में से बॉक्स निकले इन्वेंट्री के, इन्वेंट्री में से लोग निकले और वो लोग डांस करने लगे और ये इनको पैसे दे रहे हैं और ये पैसे ले रहे हैं और इसके मुंह के अंदर फेंक रहे हैं और इसके मुंह के अंदर पेट में जमा हो रहे हैं, उसका पेट फट जाता है। तो SBI, कोटक, PNB, इनके अंदर 76 रुपीज़ जमा हो जाते हैं। अब क्या हुआ, इन तीनों की जो SBI, कोटक और ये, इनकी बिल्डिंग में से रॉबर्ट्स निकलते हैं बड़े बड़े, इनकी बिल्डिंग में से बड़े बड़े रॉबर्ट्स निकलते हैं। और रॉबर्ट्स को बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आती है रॉबर्ट्स को बनाने में। अब क्या हुआ, ये चारों रॉबर्ट उड़ के जाते हैं और 4 बिल्डिंगों के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। ये चारों रॉबर्ट जाते हैं, 4 बिल्डिंग के ऊपर बैठ जाता है। ये है इनकम टैक्स की बिल्डिंग, ये प्रोविडेंट फंड की बिल्डिंग, ये ESI की बिल्डिंग यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की बिल्डिंग, और ये वैट की बिल्डिंग। इन बिल्डिंग के ऊपर बैठ जाते हैं। अब क्या करते हैं, ये इन बिल्डिंग के ऊपर छेद करके इसमें पाइप डाल के, अपने हाथों से पाइप डाल के, कुछ भी डाल के पैसे निकाल लेते हैं, इसमें से ये पैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, अब पैसे लेके ये जा रहे थे, ये पैसे लेके जा रहे थे और इनके जो पैसे की बोरी थी जिसमें पैसे रखे थे वो नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिरे हुए लोग पैसे लूट लेते हैं, नीचे गिरे हुए लोग पैसे लूट लेते हैं। अब क्या होता है, जो ये पैसे नीचे लोग लूट रहे होते हैं, ये क्या करता है रॉबर्ट, फिर दोबारा अपने हाथ से, बड़े से हाथ से अपना वैक्यूम शुरू करता है और इन सब लोगों से पैसे ले लेता है। यानी कि जो इनके जेब के अपने पैसे होते हैं वो भी ये रॉबर्ट इनसे ले लेता है। आगे क्या हुआ, ये रॉबर्ट जाते हैं एक जगह पे और वहाँ जाके अपनी जो, जिसमें इन्होंने पैसे रखे होते हैं पोटली, उसको देखते हैं और उसके अंदर सारे जो नोट है वो नकली होते हैं, फेक नोट्स होते हैं। यानी कि एक तरह से उनके साथ धोखा हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। जब वो सारे फेक नोट्स हटाते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे कुछ लोग होते हैं, छोटे छोटे से लोग, और ये सारे लोग जो हैं पोटली के अंदर होते हैं, ये सारे लोग MBA होते हैं, ये सारे लोग MBA होते हैं, बहुत छोटे छोटे से MBA, यानी कि मैनेजर्स होते हैं सारे के सारे। अब क्या होता है, ये सारे बहुत छोटे छोटे लोग मिलके, ये सारे छोटे छोटे MBAs मिलके एक फिगर बना लेते हैं
किस चीज़ की फिगर बना लेते हैं, एक लड़की की फिगर बना लेते हैं, ये छोटे छोटे मिलके एक लड़की की फिगर बना लेते हैं, और इस लड़की का नाम है निधि, इस लड़की का नाम है निधि। अब क्या हुआ, ये जो लड़की होती है ये अपने जैसे बहुत सारे और लोगों को बना लेती है, अपने सारे बहुत सारे और लोगों को जो बिल्कुल इसके जैसे ही दिखते हैं, यानी कि बिल्कुल इसके जैसे ही होते हैं, और इससे इन सब से रिलेटेड होते हैं, यानी आपस में ये सब रिलेट होते हैं, यानी एक के अगर लगेगी तो दूसरे के भी लगेगी, तीसरे के भी लगेगी, तो सारे आपस में रिलेटेड होते हैं। आगे क्या हुआ, अब ये सारे के सारे उड़ते हुए सड़क पे आ जाते हैं, ये सारे के सारे, ये जो निधि थी, सारी के सारी निधि, ये सारे के सारे उड़ते हुए सड़क पे आ जाते हैं और सड़क पे ऐसे डांस करने लग जाते हैं, और इनके जेबों में से 42 शेयर गिरते हैं, सबकी जेबों में से 42 शेयर। और इनके जो हाथ होते हैं, एक हाथ पे 1 रुपये का सिक्का होता है और दूसरे पे 20 रुपये का नोट होता है, एक हाथ पे 1 रुपये का सिक्का, दूसरे हाथ पे 20 रुपये का नोट। और जब ये डांस कर रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, तो इनके से 42 शेयर्स निकलते हैं, और वो जो 42 शेयर्स होता है वो सारे खड़े हुए जो नॉर्मल पब्लिक होती है वो उनको खींच लेती है, उनसे उठा लेती है, और फिर क्या करती है, उन 42 शेयर से वो सामान खरीदने लग जाती है, यानी कि शेयर देते हैं और बिल्डिंग खरीद लेते हैं, शेयर देते हैं और कार खरीद लेते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये अदर देन कैश हो रहा है, अदर देन कैश हो रहा है। और फिर क्या होता है, जब ये सारे लोग ये सारी चीज़ें लेके जा रहे होते हैं, तो ऊपर से जब ये जा रहे होते हैं तो रोड पे तो बहुत सारे हाथी आ जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे हाथी यानी कि एलिफेंट्स आ जाते हैं और इनको दबा के मार देते हैं। तो ये पूरी स्टोरी एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, और अब मैं इस स्टोरी से रिलेट करूँगा हमारे कारों के 16 पॉइंट्स, और हमें पूरे 16 के 16 पॉइंट्स याद हो जाएंगे। तो याद करिए, पहले था हमारा ऑडिटर जाता है ऑडिट करने के लिए, और वो क्या करता है, बिल्डिंग को उठा लेता है, बिल्डिंग को उठा के हिलाता है। यानी पहला पॉइंट जो बिल्डिंग है वो हमारा फिक्स एसेट है, तो यानी पहला पॉइंट आता है फिक्स एसेट का। फिक्स एसेट का प्रॉपर रिकॉर्ड होने चाहिए, फुल पर्टिकुलर्स होने चाहिए, क्वालिटेटिव डिटेल्स होने चाहिए, सिचुएशन ऑफ चेंज होना चाहिए फॉर वेरिफिकेशन। ऑल्सो एसेट जो फुल्ली डेप्रिशिएटेड है उनकी भी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। हेल्ड फॉर डिस्पोजेबल जो है वो भी हमारे पास होनी चाहिए, उनकी भी रिकॉर्डिंग। फुल्ली इम्पेयर्ड जो हमारे एसेट है वो भी होनी चाहिए। फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए एसेट्स की बाय मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल्स। एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी जो है वो ऑडिटर को बतानी पड़ेगी। प्रॉपरली डील्ड एंड रिकॉर्डेड। टेक रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। टाइटल डीड जो है इमूवेबल प्रॉपर्टीज के, फिक्स एसेट के रजिस्टर, रिकनसाइल विद टाइटल डीड्स, कंफर्म फ्रॉम बैंक्स। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है कि ये बिल्डिंग को हिला रहा है, और बिल्डिंग में से क्या निकल रहा है, इन्वेंट्री। यानी सेकंड पॉइंट हमारा आता है इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री यानी कि गुड्स परचेज फॉर रीसेल। फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की। रीजनेबल इंटरवल्स पे होनी चाहिए, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ इन्वेंट्री। मटीरियल डिस्क्रिपेंसी अगर कोई है तो प्रॉपर्ली डील होनी चाहिए बुक्स के अंदर। ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू एग्जामिन मेथड्स एंड प्रोसीजर्स। तीसरा पॉइंट था कि ये जो इन्वेंट्री गिर रहे थे, इनके बॉक्सेस गिर रहे थे, बॉक्सेस में से लोग निकल रहे थे और ये लोग डांस करने लग गए थे, और ये इनको पैसे दे रहा था, यानी ये इनको पैसे दे रहा था। यानी कि जब हम किसी को पैसे देते हैं तो वो हमारे लिए लोन हो जाता है, लोन गिवन हो जाता है। तीसरा पॉइंट है लोन गिवन का। पार्टीज गिवन अंडर सेक्शन 189 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सिक्योर और अनसिक्योर्ड टू, यानी लोन हमारा चाहे सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, टू कंपनी, फर्म्स, एलएलपी एंड अदर पार्टीज। कंडीशन क्या होगी ऑफ सच लोन, कंडीशन जो होगी टर्म्स एंड कंडीशन उस लोन की वो चेक करेगा ऑडिटर, आर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। लोन ट्रांजेक्शन स्क्वायर्ड अप, यानी कि कोई भी लोन और जो दिए हमने इस बार ड्यूरिंग द ईयर वो भी हमें बताने पड़ेंगे। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं। रिपोर्ट अपॉन द रेगुलरिटी ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट व्हेन ड्यू, जब भी ड्यू होंगे। आइडेंटिफाई लोन्स इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू, 90 दिन से ज़्यादा के लिए जो लोन हमारे ओवर ड्यू हो गए। स्टेप्स ऑफ रिकवरी, हमने क्या क्या करी है कंपनी ने। टोटल अमाउंट ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। उसके बाद क्या हुआ था, ये लोग क्या कर रहे थे, अपने पैसे इसके मुंह के अंदर, एक आदमी के मुंह के अंदर फेंक रहे थे। इस आदमी का नाम था स्पेसिफाइड पर्सन, और इसके पेट में जा रहे थे। तो जब भी हम पैसे कहीं एक जगह जमा करते रहते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, इन्वेस्टमेंट। तो यानी कि हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट का। हमारा फोर्थ पॉइंट है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट जो है लोन, सिक्योरिटी, गारंटी, ठीक है, किसको, स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन हमारा कंप्लाइड विद सेक्शन 185, 186। सेक्शन 185 क्या कहता है, नो कंपनी शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवांस एनी लोन टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, गिव एनी गारंटी इन कनेक्शन विद एनी लोन टेकन बाय अ स्पेसिफाइड पर्सन,
प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द लोन टेकन बाय स्पेसिफाइड पर्सन। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, लिमिट जो है अगर क्रॉस हो जाती है सेक्शन 186 की, तो वो चेक करेगा कि लिमिट अगर क्रॉस हुई है तो उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन और एसआर भी जरूरी है। तो अप्रूव्ड बाय एसआर इफ लिमिट एक्सीड्स, उसकी कॉपी लेगा, और बोर्ड रेजोल्यूशन भी जरूरी है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या था हमारा, इस आदमी का पेट फट जाता है और फट के 76 रुपये 4 बैंक में जमा हो जाते हैं, एसबीआई, पीएनबी, कोटक। यानी जब भी हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिपॉजिट्स। उसको हम कहते हैं डिपॉजिट्स। यानी कि अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट हमारा है डिपॉजिट्स का। यानी कि कंपनी की पावर होनी चाहिए टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, यानी कंपनी डिपॉजिट ले सकती है या नहीं ले सकती। डिपॉजिट की जो पावर है वो सेक्शन 76 में लिखी हुई है, इसीलिए सेक्शन 76 याद करने के लिए मैंने 76 रुपये का नाम लिया था वहाँ पे। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे, डिपॉजिट एक्सेप्ट फ्रॉम मेंबर, डिपॉजिट जो है मेंबर से होने चाहिए। डिपॉजिट एक्सेप्टेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट हैड बीन रिपेड अंडर सेक्शन 74। डिफॉल्ट इन पेमेंट, अगर कोई डिफॉल्ट हुई है पेमेंट करने में, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी स्टेटेड। ऑर्डर ऑफ आरबीआई या सीएलबी उसको एग्जामिन करेंगे और इंटरनल कंट्रोल को भी एग्जामिन करेगा। उसके बाद क्या पॉइंट था हमारा कि इन बैंक्स में से बड़े बड़े रॉबर्ट्स निकलते हैं, इन बैंक्स में से 4 बड़े बड़े रॉबर्ट्स निकलते हैं और रॉबर्ट्स को बनाने में कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है। यानी अगला हमारा है कॉस्ट अकाउंट्स, यानी अगर कंपनी कॉस्ट अकाउंट्स बनाती है तो सेक्शन 148 सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि कंपनी को कॉस्ट अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ऑडिटर रिपोर्ट वेदर कॉस्ट अकाउंट हैड बीन प्रिपेयर्ड, obtain written representation from the same, conduct journal reviews of cost record. Cost accounts are mandatory to prepare but cost audit is not applicable। हो सकता है कि cost account बनाने पड़े लेकिन cost audit mandatory वहाँ पे ना हो, तो वो भी बताना पड़ेगा ऑडिटर को। उसके बाद ये 4 रॉबर्ट्स उठ के 4 बिल्डिंग पे चले गए थे, इनकम टैक्स की, पीएफ की, ईएसआई की, वैट की। ये हमारे सारे स्टैट्यूटरी लॉज हैं। तो ये हमारे स्टैट्यूटरी ड्यूज थे, आईटी, पीएफ, ईएसआई, ये हमारे स्टैट्यूटरी ड्यूज होते हैं। तो यानी कि अगला पॉइंट जो हमारा है इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट, वो स्टैट्यूटरी ड्यूज का है। ये स्टैट्यूटरी ड्यूज की प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, ईएसआई, इनकम टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, अदर्स। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिपोर्ट अपॉन regularity of company in depositing statutory dues. How regular the company is depositing statutory dues? Only those statutory dues which the company is required to deposit regularly. ठीक है, कंपनी इज गोइंग, अगर कंपनी कोई अपील में जाती है इनकम टैक्स से किसी भी उसमें, तो पेनल्टी, इंटरेस्ट वो भी इसमें कवर होता है। और डिस्प्यूट होता है अगर कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज में, इनकम टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा, अमाउंट इन्वॉल्व शुड बी स्टेटेड along with forum where the dispute is pending। अगला हमने कहा था कि ये जो रॉबर्ट्स थे इन्होंने इसमें हाथ डाल के इसमें छेद करके सारे पैसे निकाल लिए, यानी कि पैसे ले लिए, यानी पैसे लेना मतलब लोन ले लिया। यानी नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लोन और बोरोविंग्स, यानी कि ये लोन लिया है हमने, पहले जो हमने करा था वो लोन दिया था। लिस्ट ऑफ बोरोविंग्स फ्रॉम मैनेजमेंट से लिस्ट ऑफ बोरोविंग्स ले लेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट से बोरोविंग्स हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरोविंग्स हो, बैंक से बोरोविंग्स हो, डिवेंचर्स की बोरोविंग हो। एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेंगे एज पर एस 550। शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट्स, एग्जामिन एग्रीमेंट और अदर डॉक्यूमेंट containing terms and condition of loans and borrowings, examine debenture trust deed, mention amount and period of default, report the period and amount of all defaults existing at balance sheet date। अगला हमारा डिवेंचर ट्रस्ट डीड, मेंशन अमाउंट एंड पीरियड ऑफ डिफॉल्ट, रिपोर्ट द पीरियड एंड अमाउंट ऑफ ऑल डिफॉल्ट्स एग्जिस्टिंग एट बैलेंस शीट डेट। अगला हमारा था कि ये जो रॉबर्ट्स हैं इन्होंने यहाँ से पैसे निकाल लिए और पैसे लेके वो उड़ते हुए जा रहे थे और उनका एक थैला फट जाता है जिसमें से सारे पैसे नीचे गिर जाते हैं, लोग लूट लेते हैं और वो लोगों से फिर पैसे खींच लेते हैं, एक वैक्यूम के थ्रू सब लोगों से पैसे खींच लेते हैं और इनके जो अपने खुद के पैसे थे वो भी ये ले लेते हैं लोगों से। तो मैं कह सकता हूँ कि लोगों से पैसे ले लिए, यानी कि IPO या FPO के थ्रू हम लोगों से, पब्लिक से पैसे लेते हैं। अगला पॉइंट है IPO, FPO और टर्म लोन का। IPO, FPO एंड टर्म लोन। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वेदर कंपनी हैज टेकन टर्म लोन जनरली टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, एग्जामिन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लोन, एग्जामिन IPO एंड FPO फंड्स, SEBI रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, एग्जामिन एंड यूज as given in prospectus, written representation from management and TCWG, study fund flow statement, comment on compliance for requisition of section 42, requirement of section 42।
उसके बाद मैंने क्या कहा था कि ये सारे रोबोट जो हैं, चारों रोबोट जो थे, वो अपने जगह पे लेकर आते हैं बैग को, और बैग को खोलते हैं तो बैग में से नकली नोट निकलते हैं, यानी फ्रॉड होता है। यानी कि अगला पॉइंट है हमारा फ्रॉड का। द क्लॉज फ्रॉड का, द क्लॉज डज नॉट रिक्वायर्ड auditor to discover the frauds on the company and by the company. Comply with receipt 240 240. Misappropriation of assets including theft. Examine internal auditor report. Discuss matter with employees of company. Examine minutes and books. उसके बाद मैंने कहा था कि जब ये सारे पैसे निकाल लेते हैं तो उसमें से छोटे छोटे आदमी निकलते हैं, छोटे छोटे से, जो कि MBAs होते हैं। MBA यानी कि मैनेजर। यानी कि अगला पॉइंट हमारा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 197 ऑफ कंपनीज एक्ट मैक्सिमम 11% हो सकती है अदर देन प्राइवेट कंपनी के लिए। प्रॉफिट एज पर सेक्शन 198 के थ्रू निकलेगा। सेटिंग फीस मैक्सिमम 1 लाख रुपए हो सकती है पर बोर्ड मीटिंग की। अटेंडेंस रजिस्टर टू वेरीफाई, अटेंडेंस रजिस्टर वेरीफाई करेगा ऑडिटर। इन एडुकेट और नो प्रॉफिट्स एज पर शेड्यूल 4, यानी अगर कोई इन एडुकेट या नो प्रॉफिट्स है तो शेड्यूल 4 के अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन पे की जाती है। एक्सेस रेम्यूनरेशन पे टू डायरेक्टर्स रिफंड करना पड़ेगा बाय डायरेक्टर्स। कमेंट ऑन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 197। उसके बाद मैंने कहा था कि ये जो छोटे छोटे MBA जो थे, ये मिलके एक लड़की बन जाते हैं और उस लड़की का नाम होता है निधि। यानी कि अगला हमारा पॉइंट है निधि कंपनी का। निधि कंपनी कमेंट ओनली इन केस ऑफ निधि कंपनी। कंप्लायंसेस चेक नेट ओन फंड्स डिवाइडेड बाय डिपॉजिट 1:2 की रेशियो होनी चाहिए। मेंटेनिंग 10% अनकम्बर्ड, यानी कि फ्री फ्रॉम चार्ज डिपॉजिट, निधि रूल्स 2014। और मैंने कहा था कि ये जो लड़की है निधि, इसके हाथ में एक हाथ इसका 1 रुपये का सिक्का होता है और दूसरे हाथ इसका 20 रुपये का नोट होता है। यानी कि 1:20 वो यही है, नेट ओन फंड्स डिवाइड बाय डिपॉजिट्स। नेक्स्ट पॉइंट। अगला मैंने कहा था कि ये जो निधि होती है, ये अपने जैसे बहुत सारे लोग बना लेती है, अपने से क्लोन बना लेती है एक जैसे, जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इनका एक हाथ में 1 रुपये, दूसरे हाथ में 20 का नोट होता है, तो यानी ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि रिलेटेड है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिलेटेड पार्टी। या रिलेटेड पार्टी सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, और सेक्शन 177 जो है ऑडिट कमेटी का डिस्क्लोजर एज पर सेक्शन 18 AS 18। Disclosure as per AS 18. Related party transaction requires board of director resolution. If limit exceeds, then shareholder approval भी चाहिए हमें। Read agenda of board meeting. Obtain copy, ये important point है। Obtain copy of board resolution. In case members approval is required, then take copy of such resolution. Audit committee is required under section 177. Then audit committee approval is required for our related party transaction. Examine approval of audit committee. Examine minutes of meeting. Disclosure of related party transaction as per AS 18 ऐसे 505 यानी external confirmation details have been provided. External confirmation related party disclosure. नेक्स्ट मैंने कहा था कि ये सारे जो निधि थी हाथ पकड़ के रोड पे नाच रही हैं, और जब ये नाच रहे हैं तो इनके हाथों में से 42 शेयर्स निकल रहे हैं। 42 शेयर्स निकल रहे हैं, जो कि कौन उठा लेता है? लोग उठा लेते हैं, जो पब्लिक होती है वो उठा लेती है। यानी कि अगला पॉइंट है हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट का। ये शेयर्स जो इन पब्लिक को मिल रहे हैं वो प्राइवेट प्लेसमेंट है। ये हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स या फिर फुल्ली और पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। सेक्शन 42। तो ये 42 शेयर्स, मेरा बोलने का मतलब ये था कि सेक्शन 42 की कंप्लायंस है। इशू शेयर्स थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर, प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ एंड प्रिस्क्राइब कंडीशंस। Any non-compliance as per section 42 treated as public offer. Condition under section 42 has been complied. Obtain written representation from management and TCWG. Funds raised have been issued for purpose which the funds were raised. Study fund flow statement. कमेंट ऑन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 42। उसके बाद मैंने कहा था हमारा अगला पॉइंट था कि ये जो शेयर्स इन्होंने ले लिए थे, इन शेयर से इसने बिल्डिंग खरीद ली, शेयर से ही कार खरीद ली, इन्हें पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे उन्होंने शेयर से खरीद लिया, यानी कि अदर देन कैश। यानी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अदर देन कैश का। नॉन कैश ट्रांजेक्शंस विद डायरेक्टर्स और पर्सन कनेक्टेड विद हिम। एग्जामिन compliance of section
192 एज पर सेक्शन 192 कहता है कि रेजोल्यूशन बाय शेयर होल्डर इज रिक्वायर्ड इन जनरल मीटिंग इफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और होल्डिंग और सब्सिडी और एसोसिएट और अ पर्सन कनेक्टेड विद हिम acquire or is to acquire assets फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फ्रॉम कंपनी, यानी कंपनी से कोई एसेट खरीद रहे डायरेक्टर होल्डिंग का, सब्सिडरी का या फिर एसोसिएट्स का, और या फिर कोई पर्सन कनेक्टेड है जो डायरेक्टर है जो कंपनी से कोई भी एसेट खरीद रहा है इन अदर देन कैश, और कंपनी अक्वायर्स और एग्री टू अक्वायर एसेट्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फ्रॉम सच डायरेक्टर और पर्सन सो कनेक्टेड, यानी कंपनी जहाँ पे शेयर खरीद रही है, कंपनी जहाँ पे अदर देन कैश में कोई एसेट खरीद रही है डायरेक्टर या फिर रिलेटेड पर्सन से। ठीक है, ऑडिटर ऑब्टेन करेगा कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग इंक्लूड पर्टिकुलर्स ऑफ अरेंजमेंट अलॉन्ग विद वैल्यू ऑफ एसेट इन्वॉल्व। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने कहा था कि ये जो लोग सामान खरीद के जा रहे थे, बहुत सारे हाथी आते हैं और इनको कुचल के चले जाते हैं, ये सब मर जाते हैं। हाथी यानी कि मैं बात कर रहा हूँ मुथूट फाइनेंस की, मुथूट फाइनेंस जो कि बहुत ही बड़ी NBFC है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा है NBFC का लास्ट पॉइंट। सेक्शन 45(1)(a) ऑफ RBI Act 1949 requires a NBFC to register with RBI. Without obtaining registration certificate, a company can't commence business of NBFC. Copy of registration certificate. तो ये हमारे 16 के 16 पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं, एक बार दोबारा से याद करते हैं, इमेजिनरी फिगर क्योंकि बनानी पड़ेगी लॉजिकल तरीका, और हमारा माइंड जो है इलॉजिकल चीज़ों को याद रखता है, तो हमें ये 16 के 16 पॉइंट्स याद हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, जैसे कि कारो 2016 के लिए सेक्शन 143(11) एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स ऑन रिपोर्टिंग ऑफ ऑडिट ऑफ कंपनीज। दिस ऑब्लिगेशन इज नॉट ऑन कंपनी, इट इज ऑन ऑडिटर। इसमें 4 पैरा होते हैं। इसके एप्लीकेबिलिटी कब से? अच्छा, कंपनी के ऑडिटर जब अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं तो उन्हें एडिशनल बातें लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, ये कौन कहता है? ये सेक्शन 143(11) कहता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है। ये एप्लीकेबल है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 तक। इसमें 4 पैराज हैं। पैरा 1 में उसकी एप्लीकेबिलिटी है, पैरा 2 में कारो इज ए पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट 7 से 700 में अनमोडिफाइड रिपोर्ट जाती है। पैरा 3 में मैटर्स लिखे हैं, वही 16 क्लॉजेज जो हमने अभी अभी सीखे हैं। पैरा 4 में रीजन लिखे हैं कि क्वालिफाइड या एडवर्स के, यानी SC 705 के अंदर। एप्लीकेबिलिटी किस पे है? तो एप्लीकेबिलिटी के लिए भी इसका एक निमोनिक बना हुआ है, अप्लाई टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी। इसके लिए है IB कॉप्स। IB कॉप्स, आई से है इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी पे कारो 2016 नहीं लगता, इंश्योरेंस कंपनी पे कारो 2016 नहीं लगता। B बैंकिंग कंपनीज पे भी कारो 2016 नहीं लगता। C से यानी चैरिटेबल कंपनी, यानी सेक्शन 8 कंपनीज, उन पे भी कारो एप्लीकेबल नहीं है। O यानी कि 1 पर्सन कंपनी, उस पर भी कारो एप्लीकेबल नहीं है। P यानी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी पे भी कारो एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, ऑल प्राइवेट कंपनी आर नॉट एग्जेम्प्टेड, ओनली दोज प्राइवेट कंपनीज विल बी एग्जेम्प्टेड हु फुलफिल्स द 4 कंडीशन साइमल्टेनियसली, एक साथ चारों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। स्मॉल कंपनी पे भी कारो नहीं लगता। स्मॉल कंपनी क्या होती है? स्मॉल कंपनी विच इज़ नॉट अ पब्लिक कंपनी, यानी कि प्राइवेट कंपनी है, यानी कि प्राइवेट कंपनी ही स्मॉल कंपनी हो सकती है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा ना हो, प्लस यानी ये कंडीशन साथ में है, टर्नओवर पिछले साल की टर्नओवर नॉट एक्सीड 2 करोड़ एज पर लास्ट PNL, यानी कि ये करंट ईयर का और ये 2 करोड़ जो है टर्नओवर वो लास्ट PNL का है, वो स्मॉल कंपनी होगी। प्राइवेट कंपनी की 4 कंडीशंस क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट conditions for exemption of private company, all 4 conditions must fulfill simultaneously। एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। पहली कंडीशन है कि जो प्राइवेट कंपनी है उसका पब्लिक से कोई लेना देना ना हो, यानी कि अ प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट बीइंग अ सब्सिडरी, नॉट बीइंग अ होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी। दूसरी कंडीशन पेड अप कैपिटल जो है प्लस रिजर्व, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व, तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व 1 करोड़ से ज़्यादा ना हो, 1 करोड़ से ज़्यादा ना हो, नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ ऑन बैलेंस शीट डेट। बोरोविंग्स जो है, बोरोविंग्स 1 करोड़ से ज़्यादा ना हो फ्रॉम बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
एनी टाइम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये था बैलेंस शीट डेट पे, ये है एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, कभी भी अगर 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो आपकी कंडीशन फेल हो गई, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल रिवेन्यू, यहाँ पे टोटल रिवेन्यू, यहाँ पे टर्नओवर वर्ड नहीं है, यहाँ पे टोटल रिवेन्यू वर्ड है, ध्यान से। टोटल रिवेन्यू जो है 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, एज शोन इन P&L अकाउंट एज पर शेड्यूल 3। तो ये हमारे पॉइंट्स से हमारा कारो पूरा इसके अंदर क्लियर हो जाता है, कवर हो जाता है। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती या फिर कोई चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप मुझे सजेस्ट करिए, कमेंट करिए। और अगर ये आपको वीडियोस अच्छी लगी है, आपको इसमें से समझ आया, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। नवंबर 2016 के एग्ज़ाम आने वाले हैं और बेस्ट ऑफ लक और गॉड ब्लेस यू।